अब आपको 3 तस्वीर देखनी चाहिए। पहली जो तस्वीर है वो है 25 मार्च की। दरअसल इस तस्वीर में आप ये देख रहे होंगे दंगाई पुलिस और आम लोगों पर पथराव कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर है फसाद की साजिश की। कैसे 25 मार्च को जब सीएम योगी लखनऊ में शपथ ले रहे थे तब कैसे दंगे की साजिश रची जा रही थी, ये इस तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है साजिश फेल कैसे हुई, क्योंकि अब आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। दरअसल मामला ये जो पूरा सामने आया है, ये आरोपियों की गिरफ्तारी की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सैनिक के नाम पर दंगाई काम पर, ये क्यों हम कह रहे हैं अभी आपको आगे समझ आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक बार उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। इस वक्त कौशल कांत मिश्रा प्रवक्ता हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद अहमद सबा नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है जावेद अहमद जी जी मीडिया पर। कौशल कांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जावेद अहमद जी आप ही से है मेरा। एक तरफ शपथ ग्रहण कर रहे थे योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में, गोरखपुर से जो तस्वीर सामने आती है साजिश की, दंगों की साजिश की ये तस्वीर, पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के इसमें नाम सामने आ रहे हैं। सवाल इसी बात का है कि दंगे होते हैं तो ऐसी जगह समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम भी क्यों आ जाते हैं? देखिए आकांक्षा जी, जी अगर किसी ने दंगे की साजिश की थी तो स्थानीय इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पहली बात। और दूसरी चीज है, आप सत्ता में हैं, सत्ता में रहकर आप किसी भी पार्टी को बदनाम करें, किसी के नेताओं को आप नामजद कर दें, जबरन आप गिरफ्तारी कर ले, तो ये तो सरकार का काम है अपना, ये सरकार हमेशा करेगी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं पुलिस तो ये कह रही है ना, देखिए बदनाम करने जैसी मुझे नहीं लगता कोई बात है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो अभी आपने कुछ देर पहले बयान भी सुना होगा, दर्शकों को हमने सुनवाया है, जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो इसी बिहाफ पे हो रही हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, जो आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है। आपको आपके जो उन्होंने सवाल किया, पुलिस अधिकारी ने जो जवाब दिया, जो सुनाया, मैं उसी पर जवाब दे रहा हूँ। ये पुलिस उस समय कहाँ चली जाती है जिसको भारतीय जनता पार्टी आज अपना कार्यकर्ता समर्थक बता रही है कुशीनगर में, वो 4 महीने से अपनी जान की भीख मांग रहा था, उसकी हत्या हो जाती है और 8वें दिन एफआईआर होती है। उसका भाई बाबर का चंदे आलम वो लगातार पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के यहाँ जा रहा, कोई सुनवाई नहीं होती है, और आज नाम के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया। आप जिस मामले में सरकार के तैनात जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक की भूमिका आरोपियों को बचाने की रही, रामकोला थाने की भूमिका आरोपियों को बचाने की रही, आप उनके साथ क्या न्याय कर रहे हैं? इसी तरीके से विधानसभा चुनाव के समय एक वर्तमान मंत्री के भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनके परिवार ने किस तरीके से गांव में घुसकर तांडव किया। कल भी एक घटना हुई, भाजपा का मंडल अध्यक्ष जमीन की नापजोख नहीं होने दे रहा था, वो दूसरे की जमीन पर काबिज है, और कल जब नापजोख हो रही थी तो किस तरीके से उसने तांडव मचाया सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी अधिकारी का मुंह नहीं खुलता, भाजपा नेताओं का मुंह नहीं खुलता। तो ये स्थिति है, आप सत्ता में है, आप दूसरे को बदनाम करने के लिए, दूसरे को आप आरोपी बनाने के लिए आप कुछ कहें। समाजवादी पार्टी का हिंसा में किसी तरीके का विश्वास नहीं है। नहीं, जो इसमें एसपी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं वो नाम भी इस वक्त मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अरविंद यादव हैं, नरसिंह यादव हैं, दोनों ये फरार हैं। तीसरा नाम भी आपको बता देती हूँ, मनु राजन यादव हैं, वो भी अभी फरार हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश हो रही है तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि पुलिस भी झूठ बोल रही है, जो सबूत है वो भी झूठे हैं, जो पुलिस कह रही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स है वो भी झूठी हैं? आप आकांक्षा जी बताइए, जब विवेक तिवारी की हत्या योगी जी की पुलिस ने की, मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस ने की, सुरक्षा की भीख मांगने मुख्यमंत्री के पास आए, इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या की, वो आईपीएस आज भी फरार है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, आपके पास अभी लौटती हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति पैदा की जाती है। ठीक है, कौशल कांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कौशल कांत जी, ये जो गोरखपुर में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, 3 समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी। मैं भी सुन रहा था हमारे
दोस्त हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं की कि इनके जो कार्यकर्ता हैं उनके नाम आए हैं, इनके कार्यकर्ताओं ने बाबर की हत्या की है, इनके कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, इनके कार्यकर्ताओं ने जो कमी छोड़ी उसके ऊपर इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि ये गिनाने में लग गए कि उत्तर प्रदेश में कितने अपराध हुए और पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या काम नहीं किया। सर, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से ऐसा रहा है। योगी शासन आया है, पहले भी था, आपने देखा शासन व्यवस्था में हम नंबर 1 थे। आप चिंता न कीजिए, चाहे वो आपके कार्यकर्ता हो या ना हो, अगर वो आरोपित है तो उनके ऊपर प्रशासन का, योगी जी का बुलडोजर चलेगा और देख लीजिएगा वो बिल्कुल सड़क की तरह समतल बना दिए जाएंगे। चिंता मत कीजिए, कानून अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो आप टिप्पणी कर रहे थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इस मीडिया पे सबसे माफी मांगिए कि आपके कार्यकर्ताओं का नाम इसमें आया। अगर वो आरोपित है, समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं ने बाबर की हत्या की है और उसका सबूत हमें देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, अभी आपके पास लौटती हूँ। ठीक है जावेद अहमद जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है। हिंसा के 3 मुख्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अरविंद यादव, नरसिंह यादव फरार है। जो हिंसा का आरोपी है मनु राजन यादव, वो भी फरार है। तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार के इनाम का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हिंसा के तीनों मुख्य आरोपी जो अभी फरार है, जिनमें से एक का नाम है अरविंद यादव जो सपा नेता बताया जा रहा है, दूसरा है नरसिंह यादव जो सपा नेता है, और तीसरा मनोज राजन यादव, ये भी फरार है। ये तीनों आरोपी जो अभी फरार है, इन पर 25-25 हजार के इनाम का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एसपी नेता है अरविंद यादव, जो नरसिंह यादव है उनका भी नाम है। इसके अलावा एक और है मनु राजन, जिसको लेकर खबर इस तरह की है कि फरार है ये तीनों। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, अभी वहां से क्या अपडेट है और आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत करिए, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय हम स्वर्गीय धनंजय यादव यानी कि जो फौज में थे, उनके गांव में उनके चाचा हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी गांव से डेड बॉडी को जबरदस्ती या हजारों की तादाद में समर्थक आते हैं और लेके चौरी चौरा में चले जाते हैं भोपा बाजार में। ठीक है, भोपा बाजार जाते हैं जब परिवार के लोग विरोध करता है। हम उसके चाचा से बात करते हैं। हाँ। जिस समय यहाँ से बॉडी लेके कौन लोग गए थे? तो हम लोग को पता नहीं है कौन लोग लेकर गए थे, वो सब बाहरी लोग थे। यहाँ से आप लोग थप्पड़ भी आपको मार के ले गए? हाँ, हम लोग ठेला कर दिया, हम लोग अपने बानी से चले गए लोग, हम लोग रोने गाने में थे। तो आप देख रहे हैं ना कि ये लोग रोने गाने में थे। परिवार के लोगों को पता ही नहीं था कि कौन लोग आ रहे हैं। जिनके घर का बेटा गया, जिनके घर का लाल गया, वो तो परेशान थे ही थे, लेकिन हजारों की तादाद में कहां से लोग आते हैं, एकाएक लोग आ जाते हैं और यहां से लेकर सीधे चौरी चौरा भोपा बाजार में जाते हैं, जहां पे रोड को जाम करते हैं। उनके चाचा के हमारे साथ है जो बॉडी को लेकर आए थे। सर कौन लोग थे जो लोग लेकर आए? बॉडी तो सर हम ही लोग लेकर आए थे, हमारे परिवार के। यहाँ पे कौन लेके गया था चौरी चौरा? अब यहाँ से सर हम लोग इतनी संख्या थे कि हम लोग यहाँ डीएम साहब लोग थे, बातें कर रहे थे हम आपस में। हम लोग तब तक इस दरवाजे पर यहाँ बगल में, और यहाँ से लोग लेकर चलने लगे, हम लोग खींचने लगे। उस पर हम लोगों को भी पकड़ लिए वहाँ के। अब कौन लोग थे सर ये नहीं बता सकते। बाकी उसके पीछे हमारे गांव के, हमारे परिवार के लोग जाना पड़ा सर। हमारी गाड़ी थी, हम लोग सहानुभूति तो हमको है। हम लोग भी चाह रहे थे कि हमारी मांगे जो सरकार दे। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इन्हें नहीं पता था कि कौन से लोग थे, लेकिन इस गांव की अगर बात करें, इनके अगल बगल गिर की बात करें, जब बॉडी हजारों की तादाद में लोग आते हैं लेके चले जाते हैं तो गांव के लोग भी सहानुभूति में जाते हैं। लेकिन आज इस गांव का आलम यह है कि गांव में कोई भी नौजवान गांव में नहीं है, क्योंकि पुलिस की लगातार छापेमारी हो रही है। गांव वाले परेशान हैं क्योंकि इनके बेटे की मौत हुई। इनके बेटे को कौन लोग लेके गए, ये लोग भी चाह रहे हैं कि जिन लोग के हाथ में पत्थर था, जिन लोग पत्थर चलाए, उनके ऊपर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, परिजनों को हमने अभी सुना जो साफ यही कह रहे हैं कि जबरदस्ती की गई है, यहाँ पर जबरदस्ती होती है। आप बने नहीं, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। आशीष, चूंकि हमारे साथ गेस्ट भी लगातार बने हुए, एक एक रिएक्शन ले लेते हैं दोनों से। चूंकि जावेद अहमद जी, आप ही से मेरा सबसे पहले सवाल है। परिजनों को आपने सुना, कहते हैं जबरदस्ती यहाँ से बॉडी लेकर जाई गई है, हम लोग परेशान थे
और इस चीज को देखते हुए कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये है कौन लोग, जबरदस्ती वहां से लेके जाते हैं, फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आ जाते हैं। हिंसा की साजिश ये नहीं है तो फिर क्या है? और अगर हिंसा नहीं हुई, उसमें जो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं आपकी पार्टी से, चाहे अरविंद यादव हो, नरसिंह यादव हो या मनोरंजन यादव हो, अगर वो तीनों निर्दोष हैं तो फिर फरार क्यों है? ये भी जरा आप बताइए। नहीं, ये देखिए आकांक्षा जी, मैंने सुना है और बहुत अच्छे से सुना है। हाँ। निश्चित रूप से इस तरीके के जब कोई फौजी हमारा जवान जब जो है शहीद होता है तो लोगों की सहानुभूति होती है और अथाह जो है जन सैलाब उमड़ता है। ये कोई पहली घटना नहीं है। हाँ। लोग शहीद का दर्जा देने की मांग करते हैं, मुआवजे की मांग करते हैं, तमाम ये पूरे देश में होता रहा है, कोई ये पहली बार नहीं हुआ। गाँव की पूरी तरीके से हमदर्दी होती है। आप किसी का नाम लिख लें, आप जब आरोप पत्र दाखिल करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लोग अगर 100 को रखकर, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते रहे क्या कि 100 को रखकर लोग डिमांड करते हैं, स्थानीय प्रशासन परिवारजनों से बात करता है, उसके बाद जो भी निर्णय हो जाता है। कल क्या ये बाबर के 100 पर नहीं हुआ क्या? वहां पर भी तो कुछ बातचीत हुई, उसके बाद उसका जो है अंतिम क्रियाक्रम संस्कार किया गया। ठीक है, जो मेरा सवाल था उसका भी आप जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं अभी आपके पास लौटती हूँ, आपसे आगे चर्चा करूंगी। इसी बीच आपको हम ये बताएं कि कब कब इस तरह की साजिश रची गई है, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब दंगे की साजिश या हिंसा में सपा नेताओं पर आरोप लगे। इससे पहले भी कई बार सपा नेताओं का नाम सामने आता रहा है। ये दो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, 29 दिसंबर 2021 की पहली तस्वीर है, दूसरी करहल की 15 फरवरी 2022 की तस्वीर है। देखिए, पहली जो तस्वीर है उसको मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। ये जो पहली तस्वीर है ये पीएम की रैली के वक्त की तस्वीर है, जब यहां पर साजिश रची गई थी। ये इस पहली तस्वीर के जरिए आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक तरफ रैली, कानपुर में रैली करने प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और रैली से पहले सपा नेताओं पर दंगे की साजिश रचने के आरोप उस वक्त लगे। यहां रैली से ठीक पहले कानपुर के नौबस्ता में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार जिस तरह किया गया, उसने खुद अपनी ही गाड़ी पर पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर जमकर तोड़फोड़ की। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब एसपी सिंह बघेल पर हमला हुआ करहल में। चूंकि इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कौशल कांत मिश्रा जी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल कांत जी, आपने इससे पहले हमने देखी पीड़ितों को भी आपको सुनवाया है, जो परिजन है वो जुड़े, उनसे आपने सुना कि कैसे जबरदस्ती उनके साथ होती है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। कानपुर से तस्वीर इस तरह की सामने आती है, फिर करहल में जो एसपी सिंह बघेल पर हमला होता है उसमें भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही नाम क्यों आ जाता है? सवाल तो इसी बात का है। देखिए, समाजवादी पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम तो हमेशा से कहते आए और इनके बारे में हमेशा से माना गया है ये गुंडों की, आतंकवादियों की और अपराधियों की सरकार है। इनके अपने सहयोगी के बड़े नेता अजीत सिंह कहते थे जिस गाड़ी में वो सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। तो जो गुंडों की पार्टी हो, ये प्रदेश की जनता के सामने और इनका चेहरा मुखर होकर के सामने आ रहा है। ये अभी 5 साल के लिए भगाए गए प्रदेश से, ये अगले 25 साल तक सत्ता में नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि ये सुधर नहीं सकते, ये कभी सुधर नहीं सकते। अभी मैं सुन रहा था, ये बार बार एक डायलॉग सुना होगा ना, दूसरों के पाप गिनाने से आपके अपने पाप कम नहीं हो जाते। आप दूसरों की कमियां बताते रहिए, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं पे 2 शब्द तो बोलिए कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके अध्यक्ष का कोई बयान आया कि अगर कार्यकर्ताओं ने कुछ किया है तो उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, पर नहीं, ये गुंडों की सरकार चलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और यही वजह है प्रदेश की जनता ने इनको खदेड़ दिया है। ठीक है, अभी मैं आपके पास लौटती हूँ, चूंकि इस मामले में गोरखपुर के आला अधिकारियों की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। अभी भी आपका लोकतंत्र में और भारतीय संविधान चौरी चौरा में जो कानून व्यवस्था जितने लोगों ने प्रभावित की गई थी और जो घटना को अंजाम दिया था उनका चयन हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से, वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई थी उससे किया और उसके बाद उनको नामजद किया है और एफआईआर दर्ज हुई है और उनकी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां पूर्ण हो गई हैं, कुछ लोगों की तलाश अभी जारी है। अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, इसमें पुलिस जांच कर रही है किस प्रकार ये लोग इकट्ठा हुए, कैसे इन्होंने ये उपद्रव करने की योजना बनाई। जो इसमें नेतृत्व कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है और लगातार इस पे पुलिस नज़र बनाए रखी है। जो सोशल मीडिया पर क्या मैसेजेस चलाए गए, किस प्रकार भीड़ इकट्ठा की गई, इसमें जो थाना जंगाहा है जहाँ की ये घटनाक्रम था वहाँ पर इंस्पेक्टर की लापरवाही पाई गई और मौके पर उनके द्वारा कार्य ठीक से नहीं किया गया। इस पर उनको दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है। अन्य जो कर्मचारी है उनकी भी जांच करवाई जा रही है।
क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी इस वक्त गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त परिजनों के साथ ही मौजूद है। आशीष, हंगामे की तस्वीर आपने दर्शकों को दिखाई है, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन परिजनों से जानिए उस दिन के बारे में और क्या क्या हुआ वहां पर, उनसे बातचीत करिए जरा। जी बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात है उस दिन जब यहाँ से बॉडी को लेकर जाया गया तो क्या क्या वहां पे हुआ, डीएम साहब लोग की वार्तालाप हुई, क्या क्या वहां पे हुआ? डीएम साहब से सर वार्ता हुई, हम लोग सब लोग मान गए थे, परिवार के लोग सब मान गए थे। हम लोगों को डीएम साहब कहे कि पीएससी की गाड़ी है, लगवा दे रहे हैं, लाश ले जाइए। हम लोग तैयार थे ले जाने के लिए। उपद्रवी जो थे वो नहीं मान रहे थे, वो यही मांग कर रहे थे कि हमको सैनिक सम्मान के साथ उनको गाड़ी सैनिकों की गाड़ी में भेजा जाए। इसके बाद हम लोग गाड़ी पर लाश लगवा लिए। शायद कोई टेक्निकल खामी है, लेकिन ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए, ये उसी दिन की तस्वीर है, 25 मार्च की तस्वीर, जब एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण कर रहे थे और दूसरी तरफ गोरखपुर में कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ था। जावेद अहमद जी, आप ही से सीधा मेरा सवाल है, जिसका जवाब आपने पहले नहीं दिया, कि अगर ये तीनों निर्दोष हैं जो सपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, अरविंद यादव, नरसिंह यादव, मनु राजन यादव, तो फिर फरार क्यों है? क्यों अपना पक्ष नहीं रखते वो? क्यों अपना बयान दर्ज नहीं करा रहे? आकांक्षा जी, दो चीजें। हाँ, एक चीज है कि अगर हम आरोपी हो गए हैं या आप आरोपी हो गई हैं किसी मुकदमे में, पुलिस परेशान कर रही है, तो कोई भी आरोपी होता है वो कहीं ना कहीं जो है शरण लेने का काम करता है, अपने अधिवक्ताओं से बात करने का प्रयास करता है, क्या राहत मिल सकती है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आतंक है पुलिस का गोरखपुर में, जो मृतक है, जो शहीद हुआ फौजी, उसके घर में उसका गांव पूरा फरार चल रहा है, उनको किस लिए जो है प्रताड़ित किया जा रहा, नंबर एक। नंबर दो, ये मीडिया कौन आरोपी है कौन दोषी है ये तो जुडिशियल ट्रायल में तय होगा। हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं कि सारे फैसले मीडिया पर होने लगे हैं, कि मीडिया जो कहेगा वो सही है। देखिए, मीडिया अपने पास से तो कुछ नहीं कह रहे है ना, जो बयानबाजी हो रही है, चाहे आपकी पार्टी करे चाहे बीजेपी करे, वो भी हम लगातार दिखाते हैं। मीडिया वो भी दिखाते हैं, मीडिया वो भी दिखाता है जो पुलिस कह रही है, जो तथ्य है, जो रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, जिस पर आप बोलने के लिए राजी नहीं है। आप उन्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, चूंकि कौशल कांत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कौशल कांत जी, रिएक्शन प्लीज आपका। अब वो मीडिया पर ही सवाल उठाने लगे। देखिए, जब मीडिया आपको याद होगा लखीमपुर की घटना, जब मीडिया उस घटना को उठा रही थी तो ये सारे लोग अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मीडिया के साथ खड़े हुए थे। ठीक, अब मीडिया ने जब इनके चेहरे को दिखाने की जरूर कोशिश किया तो कोई नहीं आ रहा। आप देखिए, अगर यही घटना, यही एक मिनट सर, यही अगर किसी मुस्लिम की हत्या हुई होती और किसी हिंदू इलाके में हुई होती तो सारे के सारे लोग चुनावी पर्यटन करने के वहां पहुंचने लगते। आप देखिए, कांग्रेस का भी कोई बंदा नहीं, एक एक करके आप दोनों अपनी बात रखिए। जावेद अहमद जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, अभी उनको जरा अपनी बात रखने दें। आप देखिए, जिस तरह से ये लोग एक अपॉर्चुनिज्म की तरह चुनावी पर्यटन करने के लिए आते हैं, और जब कोई घटना ऐसी होती है, अगर यही मुस्लिम युवक की हत्या अगर किसी हिंदू इलाके में हुई होती तो इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां पहुंचते, प्रियंका गांधी दिल्ली से चल के वहां पहुंचती, बसपा के लोग पहुंचते। पर चूंकि अब इलेक्शन खत्म हो गया है, ये इसमें अब इनको कोई अपनी पार्टी का फायदा नहीं दिख रहा, तो इनकी मुस्लिम के प्रति संपैथी खत्म हो गई है। तो ये लोग केवल अपने फायदे के लिए मुसलमानों को यूटिलाइज करते हैं। 2 लाख रुपए दिया आपने मृतक परिवार को, इतने बड़े आप हमदर्द हैं उनको परिवार के। आपने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और रामकोला थाने के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताइए कौन जिम्मेदार है इस मौत का? 40% से ज्यादा मुस्लिम्स को बेनिफिट है इस मौत का, ये आप बता नहीं पा रहे। घटना पर पर्दा डालने के लिए दोषारोपण करते रहेंगे। नल से जल दिया जा रहा है, उनको बिजली दी जा रही है, उनको मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, उनको राशन दिया जा रहा है, उनको घर दिया जा रहा है। अरे राशन पे नहीं बताओ बाबर, उनको हर चीज दिया जा रहा है। 4 महीने से घूम रहा था उसका भाई चंदे आलम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी है इस टॉपिक को लेकर, लेकिन इस मामले पर सैनिक के पिता का भी बयान सामने आया है, आपको वो भी सुनना चाहिए। मैं कहाँ जाऊँ, मैं बेरोजगार हूँ। हमारा लड़का त्याग करके
अब देश की सेवा में लगा, लेकिन आज लड़का भी चला गया, आज सम्मान भी चला गया। बाबा जी, प्रदेश सरकार से क्या हम यही मांग रहे हैं बाबा जी से कि हम हमारी देखभाल करें, हमारे बच्चे को पहले सम्मान दिलाइए। हमारी लड़की है, उसकी कैसे मैं शादी विवाह करूँगा, हम लोग का पालन पोषण कौन करेगा? हम बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, अभी आपने सुना सैनिक के पिता का बयान, भी अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ वक्त